नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन, जहां पे हम बात करते हैं सीएचओ एग्जाम में आने वाले तमाम उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं इंपॉर्टेंट, जिनके आने की पूरी संभावना है या जो एग्जाम में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आप बेहतरीन स्टडी करना चाहते हैं सीएचओ की स्पेशली और पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हो, तो एक प्लेटफॉर्म उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की, और सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन के लास्ट क्वेश्चन से रहने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लास्ट सेशन के अंदर एक बड़ा जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू दैट सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। नेल को सराउंड करने वाले टिश्यू के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसको किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था क्लबिंग, दूसरा है कोलोनाइकिया, तीसरा है ओनिकोलाइसिस और चौथा है पेरोनाइकिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3-4 बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं जो नेल से संबंधित रहती है, क्योंकि सवाल यहाँ से बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, जो नेल है, अपना जो नेल है, उसके अंदर इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जब मैं नेल के इन्फेक्शन की बात करता हूँ नेल के अंदर इन्फेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, और नेल इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 टर्म है ये अपने आप में मतलब जबरदस्त टाइप के टर्मिनोलॉजी है। जैसे यहाँ पे लिखा देखो, पैराओनिक्स, क्लबिंग, कोनिकिया, ओनिकोलाइसिस या पैराओनिक्स। तो यहाँ पे जब हम क्लबिंग की बात करते हैं, है ना, क्लबिंग हालांकि इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन क्लबिंग का मतलब होता है ड्रम स्टिक नेल। क्या बोलते हैं इसको? ड्रम स्टिक नेल, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, ड्रम स्टिक नेल। और इस नेल का रीजन, मतलब ड्रम स्टिक नेल होने का रीजन या ड्रम स्टिक नेल क्या होता है, तो नॉर्मली हमारा जो नेल है वो इस तरीके का रहता है ना। ये नेल है और इसके नीचे का स्किन है, और ये इस तरीके का आपका फिंगर का लुक रहता है। अब अगर आपके नेल के नीचे की जो स्किन है, ये स्किन है जो नेल के नीचे की तरफ पाई जाती है, ये जो नेल के नीचे का स्किन है, किसी कारण से इस स्किन का अगर हाइपरट्रोफी हो जाए, है ना, लगातार, बेसिकली होता क्यों है ये क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया जो होता है वो क्या करता है, इस अंडर द नेल स्किन की हाइपरट्रोफी करा देता है, और ये नेल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये नेल जो है उसके नीचे की स्किन की हाइपरट्रोफी होने की वजह से ऐसा हो जाएगा। नॉर्मल नेल जो है वो इस तरीके का रहता है, और इस नेल के अंडर की स्किन जो है उसकी हाइपरट्रोफी होने की वजह से ये नेल जो है इसका किस तरीके से हो जाएगा, ड्रम स्टिक टाइप का हो जाएगा नेल, ड्रम स्टिक। ये नेल जो है वो ड्रम स्टिक टाइप का हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ नेल। ये नॉर्मल नेल है, और वो जो नेल है ये ड्रम स्टिक नेल है, इसको हम क्लबिंग ऑफ नेल के नाम से जानते हैं। ये क्रोनिक हाइपोक्सिया को इंडिकेट करता है। तो अगर बच्चों में मैं बात करूंगा तो किस में, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। बच्चों में क्रोनिक हाइपोक्सिया वाली कंडीशन और इस तरह के नेल होने की कंडीशन को बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। एडल्ट में हम बात करें तो सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारी बीमारी है। जैसे बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी हो गई, उन सब में लगातार हाइपोक्सिया पेरिफ्री में रहने की वजह से नेल जो है वो क्लबिंग हो जाती है, ड्रम स्टिक टाइप का नेल हो जाता है। क्लियर है? इधर हम बात करें दूसरा कोलिनाइकिया, तो इसको हम बोलते हैं स्पून शेप नेल। क्या बोलते हैं? स्पून शेप नेल। नेल जो है उसका शेप जो है वो स्पून जैसा हो जाता है। ये नेल जो है वो अंदर की तरफ धस जाते हैं और कटे फटे हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रिटल नेल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल नेल। ब्रिटल नेल बोल दो, कटे फटे नेल बोल दो, अंदर की तरफ धसे हुए नाखून बोल दो, उसको हम कोलिनाइकिया के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक है ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस, ओनिक्स वर्ड फॉर फंगल इन्फेक्शन, है ना। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन ऑफ नेल ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन, है ना। या तो लाइसिस वर्ड का मतलब लॉस हो जाना, तो यहाँ पे जो है मतलब लॉस ऑफ नेल ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, ड्यू टू स्पेशली फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से नाखून थोड़ा कट फट जाता है, वहां से हट जाता है, छोटा और श्रिंक हो जाता है, लगभग गायब हो जाता है, ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, एक सवाल और बना हुआ है कि ये जो स्पून शेप नेल होता है, ब्रिटल नेल, ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करते हैं।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वही एनीमिया है जो हमने बोला था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है। वो एनीमिया जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और उस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर नेल जो है वो स्पून शेप के हो जाएंगे, अंदर की तरफ धस जाएंगे, कट फट जाएंगे नेल, ऐसे नेल वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओनिकोलाइसिस का मतलब लॉस ऑफ नेल ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, नाखून का धीरे धीरे लॉस हो जाना, एकदम शॉर्टनिंग हो जाना, इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और पैराओनिक्स, तो इन तीनों ही टर्म में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग नेल नहीं था। तीनों ही बीमारी नाखून खुद को ही हो रही है। एक में नाखून उभार के रूप में आ रहा है, एक में नाखून कट फट रहा है, अंदर की तरफ धस रहा है, एक में नाखून लगभग गायब भी हो रहा है, नेल का पूरा लॉस ही हो रहा है। इस तरह की तीन सिचुएशन यहाँ पे बनी। लेकिन सवाल ने पूछा कि नाखून के सराउंडिंग जो सेल और टिश्यू है उसका अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं पैराओनिक्स। पैरा मतलब अराउंड, याद रखना दोस्तों, पैरा वर्ड का मतलब ही होता है अराउंड, ओनिक्स वर्ड का मतलब होता है नेल। तो नाखून के नेल के अराउंड की जो स्किन है उस स्किन का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है पैराओनिक्स के नाम से जानते हैं। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? पेरोनाइकिया। याद रह जाएगा बिल्कुल। तो अराउंड द नेल जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर डी है, बाकी तीनों दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, छोटे सवाल है, बड़ी बड़ी बातें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको सभी बातें याद रखनी है। सवाल हर एक इंपॉर्टेंट है तो उसको ढंग से पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर अपना जवाब लिखना है। सभी लोग जवाब लिखे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जितने भी लोग जो है जगह हैं, बाकी जो सो रहे हैं उनको भी जगा दो, है ना, क्योंकि ये समय सोने का नहीं है। किसी ने बड़ा खूब कहा कि जो सोवत है वो खोवत है, तो यहाँ पे सोने का समय तो है ही नहीं प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स, क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। तीन तरह की ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनके एक नॉर्मल नंबर होते हैं। ये नॉर्मल नंबर से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। कम और ज़्यादा होने पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एनीमिया। ये दो टर्म आरबीसी से संबंधित। ज़्यादा हो जाने को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ज़्यादा कब होती है? जब बॉडी में होता है हाइपोक्सिया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रूप में आरबीसी के नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। और कम कब हो जाता है? जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, इसको एनीमिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और कम हो जाए तो ल्यूकोपनिया या न्यूट्रोपनिया। तो ल्यूकोपनिया या न्यूट्रोपनिया तो कम होने का है, ल्यूकोसाइटोसिस ज़्यादा होने को कहते हैं। प्लेटलेट अगर ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो कम होने को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ज़्यादा होने को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। आरबीसी का कम, आरबीसी का ज़्यादा, डब्ल्यूबीसी का कम ज़्यादा, प्लेटलेट का कम ज़्यादा। यहाँ पे प्यारे दोस्तों देखिएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लिखा हुआ है, तो लो प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो ये प्लेटलेट काउंट के कम होने को ही बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट के एग्रीगेशन का प्रोसेस जो है वो जो वीक हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देती है एस्प्रिन। एस्प्रिन प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देती है, जिससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन की रिस्क कम होती है। प्लेटलेट काउंट का इंक्रीज हो जाना हमने बोला थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है, और नॉर्मल प्लेटलेट का होना थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। अगर इन सभी ब्लड सेल का नंबर जो है वो कम हो जाए तो एक साथ इनको बोलते हैं पानसाइटोपेनिया। अगर ये तीनों ही ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों के नंबर एक साथ कम हो जाए तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पानसाइटोपेनिया। पानसाइटोपेनिया जो है वो 2-3 कंडीशन में देखने को मिलता है। स्पेशली ये तब होता है जब बोन मैरो सप्रेशन होता है। किसके अंदर? ए प्लास्टिक एनीमिया में ऐसा देखने को मिलता है। ए प्लास्टिक एनीमिया में पानसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। तीनों ही ब्लड सेल के नंबर क्या हो जाते हैं? वहाँ पे कम हो जाते हैं। इस कंडीशन को पानसाइटोपेनिया कहते हैं। कोई भी रीजन जिसकी वजह से बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो वो अगर सप्रेस हो जाए,
बोन मैरो का क्या हो जाए, सप्रेशन हो जाए, तो उस केस में पानसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। जैसे एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन आपकी जैसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अब इसमें इमेच्योर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है, पर मैच्योर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट तीनों ही कम होती है, तो वहाँ पे भी पानसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। पानसाइटोपेनिया का मतलब हो गया कि सारी की सारी ब्लड सेल जो होती है उनका नंबर क्या हो जाना, एक ही साथ कम हो जाना, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो। क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। जब मैं ब्लड सेल की बात करूंगा तो डेफिनेटली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की बात करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वही होगा जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है उनके साथ में गड़बड़ी होगी। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखो, पहला लिखा हुआ है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। हालांकि इसमें पानसाइटोपेनिया होता है, पर यह ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये कैंसर वाली सिचुएशन है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन का कम होना, लेकिन ये भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं कि एनीमिया हुआ इसलिए अब मरीज को ब्लीडिंग होने लग जाएगा ना, एनीमिया ब्लीडिंग होने से हो सकता है कि नहीं। और ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी के नंबर का कम हो जाना ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। तो तीनों ही ये तो आंसर बनेंगे नहीं। करेक्ट आंसर बन गया हीमोफीलिया। प्यारे दोस्तों हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर है, फैक्टर का डिसऑर्डर है, जिसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर दैट इज फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। किसकी, फैक्टर 8 की, फैक्टर 8 की यहाँ पे क्या रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी। फैक्टर 8 के अलावा फैक्टर 9 और फैक्टर 11 इनकी भी कमी हो सकती है। इस हीमोफीलिया के केस में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी को हम क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं हीमोफीलिया ए। अगर आपको कोई पूछे कौन सा हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ए होता है। फैक्टर 9 की कमी वाला हीमोफीलिया बी हो सकता है, इसको 9 की डेफिशिएंसी वाला या क्रिस्मस डिजीज कहते हैं, क्रिस्मस डिजीज, क्लासिक हीमोफीलिया, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्मस डिजीज। फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी हीमोफीलिया सी कहलाती है। क्या कहलाते हैं इसको, हीमोफीलिया सी। और फैक्टर 5 की कमी से भी एक हीमोफीलिया होता है, फैक्टर 5, और इसको हम बोलते हैं पैरा हीमोफीलिया, पैरा हीमोफीलिया। प्यारे दोस्तों हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर का कमी होता है, चाहे फैक्टर 8 कम हो, चाहे 9 कम हो, चाहे 11 कम हो, कोई ना कोई एक क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा। एक ऐसी बीमारी जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर कम होते हैं। मैंने बोला अगर 8 कम हो तो उसको क्लासिक हीमोफीलिया बोल देना, अगर 9 कम हो तो उसको क्रिस्मस डिजीज बोल देना, अगर 11 कम हो तो उसको हीमोफीलिया सी बोल देना, और अगर वहां पे फैक्टर 5 कम हो तो उसको पैरा हीमोफीलिया बोल देना। प्यारे दोस्तों ये जो हीमोफीलिया के टाइप है, इस हीमोफीलिया को डायग्नोस करने का तरीका क्या होगा कि इसमें ब्लीडिंग होगी, और वो भी जॉइंट के अंदर। हीमोफीलिया का जो मरीज होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, और वो भी कहाँ होती है, जॉइंट में। इस बीमारी को हम एक्स लिंक डिसऑर्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स लिंक डिसऑर्डर। मतलब हीमोफीलिया जो बीमारी है वो एक्स लिंक के ऊपर पाई जाएगी। ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम की बीमारी है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो एक मेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर होता है 44, फीमेल में 44XX, और मेल में होता है 44XY। बीमारी होती है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से फीमेल इस बीमारी की कैरियर रहती है। क्या रहती है, कैरियर, क्योंकि एक एक्स इसका नॉर्मल है और एक एक्स पे बीमारी है, 2 में से किसी एक पे है तो उसको बोलता है कैरियर। तो फीमेल ऑलवेज कैरियर रहती है इस बीमारी की, जो बीमारी को कैरी करती है। मेल जो होता है, मेल इसके एक ही एक्स है और उसके ऊपर ही बीमारी है, तो मेल जो है वो इस बीमारी के डिजीज वाले होते हैं। तो मेल अफेक्ट होते हैं, फीमेल कैरियर रहती है इस बीमारी की। अब समझ आ गया क्यों, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में एक ही एक्स होता है। एक एक्स होने की वजह से उसको तो बीमारी हो जाती है, और फीमेल इस बीमारी को कैरी करने वाली बन जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बीमारी का कौन कौन सा क्लिनिकल साइन रहेगा। तो हमने बोला हीमोफीलिया बीमारी जो है इसके क्लिनिकल साइन के रूप में वहां पे हिम आर्थ्रोसिस होता है,
हीमार्थ्रोसिस का मतलब होता है जॉइंट में ब्लीडिंग होना। हीमोफीलिया वाले बच्चे के जॉइंट में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं जॉइंट ब्लीडिंग। और ये जो जॉइंट ब्लीडिंग होती है हीमोफीलिया के केस में, उसमें एंकल जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग होती है। कौन से जॉइंट में, एंकल जॉइंट के अंदर। अगर आपको कोई पूछे कि हीमोफीलिया को कैसे डायग्नोस करेंगे, मतलब कौन सा टेस्ट है जिससे इसका पता लगा सकते हैं, तो टेस्ट का नाम है PTINR और APTT। PTINR और APTT टेस्ट का नाम है जो हीमोफीलिया के अंदर करवाते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, PTINR और APTT। हिम आर्थ्रोसिस वहाँ पे हो रहा है, जॉइंट में ब्लीडिंग वहाँ पे होती है, स्पेशली एंकल जॉइंट अफेक्ट होता है। PTINR और APTT वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इलाज क्या है, हीमोफीलिया का इलाज क्या है, तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, तो इलाज इसका क्या रहेगा, एक तो आप देंगे प्लाज्मा जिसमें होता है क्लॉटिंग फैक्टर, FFP बोल दो इसको, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। दूसरा आप क्या देंगे, आप फैक्टर 8 या 9, जो भी फैक्टर का कमी है, फैक्टर 8 या फैक्टर 9, उन जिनकी भी डेफिशिएंसी है वो डेफिसिट फैक्टर वहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो प्लाज्मा दे दो और फैक्टर जो है वो बच्चे को लगा दो, जो होता है लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और बच्चे को जो है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करने हैं। बहुत अलग अलग बातें हैं हीमोफीलिया को लेके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग होने की रिस्क है, ब्लीडिंग होने की रिस्क है, क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। इस तरह की बीमारी है हीमोफीलिया, इसको रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया को और किस नाम से जानते हैं, रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं। सभी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्लासिफिकेशन, इस हीमोफीलिया के होने के कारण, कौन कैरियर है, कौन डिजीज वाला होता है, क्या सिम्टम है, हीमोफीलिया को कैसे ट्रीट करते हैं। क्लियर है प्यारे दोस्तों, दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है डिजीज दैट इज नॉन एज हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। हाँ, रॉयल्स डिजीज इसको कहते हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करना होता है ना। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वो जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, ऐसा ये नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसको बैठे बैठे कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो ये खेल सकता है। और स्विमिंग वगैरह ऐसे बच्चों को अलाउ होती है, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, रॉयल्स डिजीज हीमोफीलिया को ही कहते हैं। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम दैट एक्ट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। सलाइवा के पास में एंजाइम होता है, वो एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है इनमें से, प्रोटीन, फैट, स्टार्च और मिनरल्स। यू ऑल नो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, दिस इज नॉन एज टाइलिन। सलाइवा के पास में एक एंजाइम होता है, सलाइवा के पास में, इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। क्या नाम होता है, इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन बोल दो, या इसको किस नाम से जानते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है स्टार्च, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड, मल्टीपल शुगर यूनिट है उसके अंदर। और उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो यहाँ पे किया जाता है टाइलिन के द्वारा, जो कि सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो माल्टोज है, ये जो माल्टोज है, इस माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टेज के द्वारा ऐसा इंटेस्टाइन में जाके होएगा, यहाँ नहीं होएगा। माल्टोज को माल्टेज जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ये था स्टार्च पॉलीसेकेराइड, माल्टोज था डाइसेकेराइड। ये क्या हो गया, डाइसेकेराइड। और ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, और उसके ऊपर एक्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज, और वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, टाइलिन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट एकमात्र ऐसा फूड मैक्रो आइटम है जिसका मेटाबॉलिज्म ओरल एरिया, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बाकी किसी का नहीं होता है। जैसे प्रोटीन है या ये इनका माउथ से नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज पॉलीसेकेराइड है, हाँ बिल्कुल।
द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द, ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहला लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा स्टोमक, तीसरा गोल ब्लैडर और चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा ड्रग का? बहुत इजी क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन एक ही जगह होता है प्यारे दोस्तों, एंड दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। चाहे फूड का एब्जॉर्प्शन करा दो, चाहे ड्रग का करा दो। गोल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसको सिक्रेट करता है। स्टोमक जो है उसके अंदर मेटा ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म का अच्छा काम होता है। टेम्पररी रिजर्वायर है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमक को हम बोलते हैं टेम्पररी रिजर्वायर, रिजर्वायर, ये इसका स्टोमक का काम है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम जो होता है वाटर, जो अभी तक फिकल मैटर में बच गया है, उसको रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट हैव ए ग्रेटेस्ट प्लेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन? इनमें से कौन सी हड्डी जो है उसको हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कॉलर बोन। अलग अलग हड्डी को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो कॉलर बोन कौन सी हड्डी को नाम दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है पूछा है। पहला यहाँ पे है स्टर्नम, पेल्विस, स्केपुला और क्लेविकल। प्यारे दोस्तों बहुत इजी है। एकमात्र हमारी बॉडी की वो हड्डी जो लैटरली सिचुएटेड है, एकमात्र हड्डी जो कि आपकी जो है ब्यूटी बोन के नाम से जानी जाती है, और एकमात्र हड्डी उसको कॉलर बोन भी कहते हैं। सभी बातें, ये ट्रिक है इस सवाल के जवाब की। तो पहला स्टर्नम, इसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, कॉलर बोन नहीं कहते हैं, ब्रेस्ट बोन कहते हैं, और ये नंबर में 1 होती है और ये सारी रिब्स को जोड़ने में मदद करती है। पेल्विस बोन जो होती है, पेल्विस, वो पेल्विस खुद 4 बोन से मिलके बना होता है। अगर पेल्विस में कितनी बोन होती है आपको पूछे तो पेल्विस है 4 बोन। पहला बोन कौन सी होती है? 2 तो इनोमिनेटेड बोन होती है, 2 इनोमिनेटेड बोन, इनोमिनेटेड बोन जिनका कोई नामकरण नहीं है, और 2 तरह की हड्डी है, एक राइट हिप बनाती है, एक लेफ्ट हिप बनाती है ना। एक हड्डी जो होती है वो राइट साइड का हिप बनाती है, एक हड्डी जो होती है वो लेफ्ट साइड का हिप बनाती है, और ये दोनों इनोमिनेटेड बोन होती है। ये जो इनोमिनेटेड बोन है इसके 3 पार्ट है, वहाँ पे 3 पार्ट है, और इसके 3 पार्ट कौन से है? इसके 3 पार्ट ऐसे बनते हैं, एक है इलियम, एक है इसियम, एक है प्यूबिस, और ऐसा कैसा इधर भी बनेगा है ना। 3 पार्ट वहाँ पे बनेंगे, और इसके जो 3 पार्ट है इसमें एक इलियम है और एक इसियम है और एक प्यूबिस है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एंड पार्ट है वर्टिब्रा का, ये 5 सैक्रल और 4 कोकिक्जियल। तो ये सैक्रल वर्टिब्रा मिलके बनाते हैं एक बोन सैक्रल बोन, और कोकिक्जियल मिलके बनाते हैं एक बोन कोकिक्जियल बोन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 तो इनोमिनेटेड बोन हो गया, दूसरा एक हो गया सैक्रल, 1 सैक्रल बोन। सैक्रल बोन जो होती है इसमें 5 सैक्रल वर्टिब्री होती है, 5 सैक्रल वर्टिब्री, लेकिन वो सैक में इतनी छोटी होती है कि वो हड्डी नहीं बना पाते हैं, तो एक ही हड्डी बनती है पांचों मिलके। और अगला जो है तीसरी जो है 1 कोकिक्जियल वर्टिब्री, कोकिक्जियल बोन, और ये जो कोकिक्जियल बोन है ये भी 4 वर्टिब्री उससे मिलके बनी हुई है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो 4 कोकिक्जियल वर्टिब्री और 5 सैक्रल वर्टिब्री, इनके मिलके बन के एक एक हड्डी तो ये बन गई, और 2, 3 और 4, तो टोटल हिप में बोन कितनी होती है? 4 होती है। तो पेल्विस जो है वो 4 हड्डियों से मिलके बना हो गया, 2 इनोमिनेटेड हिप बोन हो गई, एक सैक्रल होगी और एक कोकिक्स हो गई। प्यारे दोस्तों सैक्रल 5 वर्टिब्रा से एक हड्डी बनी है, और कोकिक 4 वर्टिब्रा से एक हड्डी बनी है, इस बात का ध्यान रखना। अगला जो है स्केपुला, स्केपुला को हम विंग बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंग बोन, है ना। विंग बोन अगर आपको पूछे कौन सी होती है तो ये स्केपुला कहलाएगी। तो इन सभी हड्डियों में एकमात्र हड्डी दैट इज क्लेविकल, ये ब्यूटी बोन के नाम से जानी जाती है। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी बोन, कॉलर बोन भी कहते हैं। एकमात्र हड्डी जो लैटरली सिचुएटेड होती है वो किस नाम से जानी जाती है? क्लेविकल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, याद रह जाएगा। प्यारे दोस्तों हमारे इस सेशन के अंदर बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन रहते हैं, पीडियाट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, हम कम्युनिटी के भी क्वेश्चंस कराते हैं, ओबीजी के भी क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप पढ़ते रहें। हमने प्रीवियस सेशन में खूब सारे ओबीजी के क्वेश्चन कराए, प्रोबेबल साइन, पॉजिटिव साइन, लेबर, ये वो,
क्योंकि सेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हर दिन के सेशन में हर तरीके के सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करेंगे। और अभी ये शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, बहुत सारी योजनाएं पढ़नी है। राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी हेल्थ योजनाएं हैं उनके बारे में हमें बात करनी है, किन किन योजनाओं में क्या क्या हुआ है, चिरंजीवी योजना क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो CHO के एग्जाम में पूछने जैसी है। हम एक एक करके इन सेशंस में सब लेके आएंगे एग्जाम तक। आप बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, सेशन से जोड़े रखना और आप तमाम उन लोगों को भी जोड़िए। देखो मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि आपका जो नंबर है वो हमारी ताकत है। ये नंबर जितना बड़ा होगा हम आपके लिए उतना ही अच्छे से अच्छा सेशन प्रिपेयर करते रहेंगे, हमारी लगातार एनर्जी बनी रहेगी। तो हम अगर 6 बजे उठ के आपके लिए सेशन करने की हिम्मत रखना चाहते हैं तो हम वो भी सब करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी होता है। तो आप इस बात को लेके चिंता मत होइए कि सर ये बना दो या वो बता दो, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। जो जो एग्जाम में आने की संभावना बनेगी हम तमाम उन सेशंस को आपके लिए कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि इस सेशन का और इन सब चीज़ों का मकसद एक ही है और वो है कि इस बार CHO पार। तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? आसान है? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने क्या नाम दिया, इसका क्लेविकल है और स्टर्नम एक है, पेल्विस 4 बोन होती है, स्क्रोपुला 2 बोन होती है और क्लेविकल 2 बोन होती है। अगर नंबर में कोई पूछ ले तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटा सवाल है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़े, चारों ऑप्शन को पढ़े और फिर अपना जवाब लिखिए। इमेज बेस के क्वेश्चन नहीं आता है दोस्त, इमेज बेस के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। CHO के पेपर में इमेज बेस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इमेज बेस के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं ना तो हम नॉट सेट सीरीज में पढ़ते हैं जो शाम को होती है, आज शाम को रहेगी 4 बजे। तो 4 बजे नॉट सेट सीरीज में हम पढ़ेंगे वैसे क्वेश्चंस, है कि नहीं? हाँ, अगला क्वेश्चन, Which of the following is the master gland of endocrine system? Very interesting. एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड के बारे में पूछा है प्यारे दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड के बारे में पूछा है। देखो जब हम मास्टर ग्लैंड की बात करें, हेडमास्टर ग्लैंड की बात करें, ग्लैंड की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये बहुत अलग तरीके की वेराइटी है। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के बाद में हार्मोन बनाने वाला सिस्टम है और इसके हार्मोन पूरे संसार में बहुत फेमस है ना। जैसे लोगों के कुछ प्रोडक्ट फेमस होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन बहुत फेमस है। प्यारे दोस्तों, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है और हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ये जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा 7 हार्मोन बनते हैं। इस हाइपोथैलेमस के अंडर में काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है, इसमें नो डाउट है ना, दिस इज ए मास्टर ग्लैंड। और इस मास्टर ग्लैंड का मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है वो आपका हाइपोथैलेमस है। तो ये जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है, इसमें हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन बनाता है और वो 9 तरीके के हार्मोन होते हैं। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन बनाता है, कौन कौन से हार्मोन? हाइपोथैलेमस बनाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस बनाता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस बनाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस बनाता है वहाँ पे आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस बनाएगा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और हाइपोथैलेमस बनाएगा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस 7 हार्मोन बनाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। 7 रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें मैक्सिमम रिलीजिंग है, 2 इनहिबिटिंग है। ये सब हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा बनने वाले इन 7 हार्मोन के अलावा हाइपोथैलेमस ADH और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, इन 2 हार्मोन को भी बनाता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। किसके हार्मोन है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, वहां जाके स्टोर हो जाएंगे सीधे के सीधे। और ये 7 हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस बनाता है।
जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। ये जो 7 हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके उस एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन बनवाएंगे। इस एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन बनेंगे, जिसमें एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक हार्मोन यहाँ पे आपका रहेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है सारे के सारे, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये 7 हार्मोन है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन है और इसके अलावा एससीटीएच हार्मोन है और एमएसएच हार्मोन है। इसके अंदर आप देखोगे कि जो ग्रोथ हार्मोन है और जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये एक्ट करते हैं बॉडी के सेल और टिश्यू के ऊपर। बॉडी के जितने भी सेल है, जितने भी टिश्यू है, स्केलेटल सिस्टम है, उनकी ग्रोथ कराने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क का सिंथेसिस करने वाला हार्मोन है। एफएसएच हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, एलएच हार्मोन ओवुलेशन का काम करवाता है और ये एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कराएंगे। दोनों ही हार्मोन जो है वो ओवरी और टेस्टिस से रिलेटेड है। ओवरी पे एक्ट करेंगे, टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेंगे। ये दोनों ही ग्लैंड है, एक मेल में फीमेल में पाई जाती है, एक मेल में पाया जाता है, नंबर में 2-2 होते हैं। टीएसएच हार्मोन जो है एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर और थायराइड ग्लैंड जो है उससे सिक्रीट कराएगा T3 एंड T4। पहले दोस्तों एसीटीएच एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट से सिक्रेशन कराएगा साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन। ये आपका एमएसएच जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये स्किन के ऊपर एक्ट करेगा और स्किन की मेलानोसाइट सेल जो एपिडर्मिस में होती है उससे मेलेनिन का सिक्रेशन करा के स्किन के कलर को डिसाइड करता है। तो आपको इस हाइपोथैलेमस के 7 हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे, उसके 2 हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे स्टोर हो जाते हैं। इस एंटीरियर पिट्यूटरी के 7 हार्मोन, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो, चाहे वो एफएसएच हो, चाहे वो एलएच हो, चाहे वो टीएसएच हो, चाहे वो एसीटीएच हो, चाहे वो एमएसएच हो, इन सभी हार्मोन के नाम आपको याद रखने हैं। इस सवाल ने आपको बड़ा सिंपल तरीके से पूछा है मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी को ही कहेंगे। मास्टर ग्लैंड तो किसको कहेंगे, पिट्यूटरी को ही कहेंगे। और यही पिट्यूटरी जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए टीएसएच हार्मोन बनाती है और यही थायराइड ग्लैंड जो है T3 एंड T4 हार्मोन बनाएगी। यही पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड के लिए एसीटीएच हार्मोन बनाएगी और यही एड्रिनल ग्लैंड जो है वो साल्ट हार्मोन, शुगर हार्मोन, सेक्स हार्मोन बनाने का काम करती है। यही आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से बनते हैं। इसके ग्लैंड के मेडुला पार्ट से कैटाकोलामाइंस बनते हैं और कैटाकोलामाइंस भी यहाँ पे इसी के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड जो नंबर में 2 होती है वो हमारी बॉडी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इन सभी हार्मोन को बनवाती है विद द हेल्प ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एससीटीएच। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट क्या हो गया कि हर एक ग्लैंड के ऊपर रेगुलेशन किसका है, पिट्यूटरी का रेगुलेशन है। अगर मैं पैनक्रियाज की बात करूं तो ये खुद के पास में बीटा सेल पाई जाती है और बीटा सेल और अल्फा सेल मिलके 2 हार्मोन बनाते हैं, एक इंसुलिन बनाता है और दूसरा ग्लूकागोन बनाता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और दोनों ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का क्या लेवल है उसके आधार पे इनका सिक्रेशंस डिसाइड होता है। और पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड है जो कि इस तरीके का काम करती है बीटा सेल और अल्फा सेल के थ्रू। ये इसकी लैंगरेंस द्वीपिका है, आइसलैंड ऑफ लैंगरेंस जो है उसमें पाई जाती है और ये जो पार्ट है पैनक्रियाज के टेल में पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं है कहानी है सारी की सारी? हाँ बिल्कुल। तो ये सभी तरीके के हार्मोन आपको याद रखने हैं, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है और किस हार्मोन का क्या काम है, याद रह जाएगा दोस्तों। हाँ अभी तक कुछ लोगों की तो गुड मॉर्निंग चल रही है भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। 6:40 हो चुके हैं और सेशन को शुरू हुए 40 मिनट हो चुके हैं। तो फिर भी देर आए दुरुस्त आए, जो भी लोग जो है वो टाइम के थोड़ी पंक्चुअलिटी नहीं है उसको जरूर बनाए। 6 का मतलब 6 बजे होता है, 6:40 नहीं होता है प्यारे, है कि नहीं है? क्योंकि किसी ने कहा कि हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष को बनाना है, संघर्ष को जारी करना है, अगरबत्ती लगाना है, अपने आप को
इस पूरे सेशन में पूरे विश्वास से जोड़ना है। जिन्होंने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया, अगरबत्ती नहीं लगाई, पहले तुरंत लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप में विश्वास पैदा होगा, इससे आप में जवाब देने की हिम्मत पैदा होगी, इससे आपको कमेंट करने की हिम्मत आएगी। अंदर है ही नहीं हमारे अंदर, आराम से मोबाइल को रख दिया है और दुबक के सो रहे हैं। ओ अरे ठंड लग जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, नाक बह जाएगा, थोड़ा 2-4 खांसी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ाई उस तरह की नहीं होगी, ये जरूर फर्क पड़ेगा। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, बिस्तर से निकालें, चेयर पे बैठें, टेबल पे बैठें, पढ़ें, लिखने की आदत डालें, स्टूडेंट की तरह पढ़े प्यारे दोस्तों। तो जितने भी लोग जो सो रहे हैं वो उठे, है कि नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों, बड़ा छोटा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेम्ब्रेन जो सेपरेट करती है ऑडिटरी कैनाल को मिडिल ईयर से, उसको क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया। सभी लोग जवाब लिखेंगे, क्या आंसर होना चाहिए? छोटा सवाल है। मेम्ब्रेन जो कि सेपरेट करती है ऑडिटरी कैनाल को मिडिल ईयर से, उसको किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यूस्टेकियन ट्यूब, दूसरा लिखा हुआ है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तीसरा है लिबरिंथ और चौथा है पिन्ना। यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कई लोगों को। वो मेम्ब्रेन जो ऑडिटरी कैनाल को मिडिल ईयर से सेपरेट करती है। प्यारे दोस्तों, ऑडिटरी कैनाल किसको बोलते हैं? ये आपका ईयर है ना, और ये जो एक्सटर्नल ईयर है इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और यहाँ पे एक पाया जाता है ईयर ड्रम, और यहाँ से निकलती है 3 हड्डियाँ, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और इस प्रोसेस में आपको क्या पूछा है? ये तो है ऑडिटरी कैनाल, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ईयर, और इधर आपका है मिडल ईयर, इसको बोलते हैं मिडल ईयर। सवाल ने यही तो पूछा है कि एक्सटर्नल ईयर, ऑडिटरी कैनाल और मिडल ईयर, इन दोनों के सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं? ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं जो इनको सेपरेट करती है? इसको नाम दिया जाता है ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या इसी को क्या बोलोगे? ईयर ड्रम। यूस्टेकियन ट्यूब जो है दोस्तों, वो आपके गले से खुलती है मिडिल ईयर में, इसको यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। तो अगर आपको बोले कि आपका थ्रोट जो है, आपका फेरिंग्स जो है, उसको अगर आपको जोड़ना है ईयर से, तो किसके थ्रू जोड़े? तो ये यूस्टेकियन ट्यूब उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक लिखा हुआ लिबरिंथ और एक पिन्ना। पिन्ना तो बोलते हैं ये बाहर वाले को, एक्सटर्नल जो रहता है ईयर के बाहर वो पिन्ना है, और लिबरिंथ भरा हुआ रहता है इनर ईयर के सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लिबरिंथ। हमें उन सब का नहीं पूछा है, हमें इसका पूछा है सेपरेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम के नाम से इसको जानते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोल दो, या इसी को क्या बोला जाता है? ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन 2 लाइव वैक्सीन आर रिक्वायर इट शुड बी गिवन। 2 लाइव वैक्सीन की जब जरूरत हो तो कैसे देंगे, इसको बताओ। जब 2 लाइव वैक्सीन की जरूरत हो तो उसको देने का तरीका क्या रहेगा प्यारे दोस्तों? 2 लाइव वैक्सीन, सभी लोग जवाब लिखे, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। जवाब डर डर के ना लिखे, डर को भगाएं, सबसे पहले जवाब देने की आदत डालें। 2 लाइव वैक्सीन अगर देने हैं, साइमल्टेनियसली दे सकते हैं, डिफरेंट साइट पे साइमल्टेनियसली देंगे, सेम साइट पे, आईवी देंगे, ऑल ऑफ दी अबव। तो 2 लाइव वैक्सीन है, आप एक राइट में दे दो, एक सेम नहीं होना चाहिए। सेम लाइव वैक्सीन को 2 बार नहीं लगा सकते, पर 2 अलग अलग लाइव वैक्सीन को एक साथ लगा सकते हैं, साइट अलग अलग होनी चाहिए बस। कोई भी 2 लाइव वैक्सीन आपको मरीज को देने हैं, 2 अलग अलग साइट पे लगा दो, लगाने में कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर आपने किसी मरीज को जो है दिया, जैसे ओपीवी दिया तो मुंह से पिला दिया, और उसी के साथ में बीसीजी दिया तो इंट्राडर्मल दे दिया, तो साइट बदल गई ना भाई। बीसीजी भी एक लाइव वैक्सीन है, ओपीवी भी एक लाइव वैक्सीन है।
अब इनका साइट बदल गया। बीसीजी जब हमने दिया तो इंट्राडर्मल दिया, ये रूट एडमिनिस्ट्रेशन का साइट है। ओपीवी हमने ओरल पिलाया, ये भी साइट है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंट्राडर्मल और ओरल दोनों तरीके से 2 लाइव वैक्सीन को दिया जा रहा है, लेकिन अलग अलग रूट हो गया इनका। तो रूट डिफरेंट होता है, साइट अलग होती है, बाकी वैक्सीन जो होते हैं वो अलग अलग दिए जा सकते हैं एक साथ में। 2 अलग अलग टाइप के लाइव वैक्सीन होने चाहिए, इसमें कोई समस्या पैदा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, जवाब सभी को देना है भाई। और ये सवाल तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी 2 जवाब आ रहे हैं। कुछ लोग ए लिख रहे हैं, कुछ सी लिख रहे हैं। कुछ टॉपिक है जहां से सवाल आएंगे, जिसमें कि इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन है, फैमिली प्लानिंग है। आपको क्या लगता है इनसे नहीं? ये वो टॉपिक है जो हॉट टॉपिक है, जिनसे सवाल आएंगे। जब सवाल आएंगे कि तो उसको पक्का करना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पीडियाट्रिक में वजन है, उसका सवाल आएगा। माइलस्टोन है, उसका सवाल आएगा, है कि नहीं? अपकार स्कोर है, सवाल आएगा। न्यूनेटल असेसमेंट है, सवाल आएगा। ओबीजी है, प्रोबेबल साइन का सवाल आए, जो मतलब प्रेगनेंसी के साइन है, सवाल आएगा। प्रेगनेंसी के सिम्टम का सवाल आएगा, लेबर का सवाल आएगा, पोस्टपार्टम पीरियड का एक सवाल आएगा, लैक्टेशन का एक सवाल आएगा। मतलब ये सभी टॉपिक है जो सवाल आता ही आता वाले हैं। तो आता ही आता वालों को आपको भी टॉपिक आते ही आते होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पूछा है कि when antibody produced in one body and transferred to another to induce protection against the disease, किसी एक की बॉडी में एंटीबॉडी आपने प्रोड्यूस की और वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। आपने ट्रांसफर करने के दोनों तरीके हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, पर आपने ट्रांसफर किया, वो तरीका क्या है? तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है नहीं, पैसिव इम्यूनिटी है। और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिए जा रहे हैं, एंटीजन नहीं दिए जाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन है, नेचुरल तरीका है, तो एक्टिव इम्यूनिटी तो है नहीं। मैंने कहा हार्ड इम्यूनिटी है नहीं, है तो पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी में भी कौन सी है? नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई भी हो सकती है। सेलुलर इम्यूनिटी इसको नहीं कहते हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी है। और इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, हमने बोला पैसिव के अंदर, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अगर मदर जो होती है आईजीजी के रूप में, प्लासेंटा के थ्रू, आईजीए के रूप में, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को अगर एंटीबॉडी दे रही है तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। और आर्टिफिशियल तरीका जो रहता है दोस्तों, उसके अंदर आप आईवीआईजी जो देते हैं वो आर्टिफिशियल तरीके की पैसिव इम्यूनिटी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पैसिव इम्यूनिटी इन एन एग्जाम्पल ऑफ transferring of one antibody that produced in one body and that transferred to the another body. Either it would be natural way, it would be artificial way. अगर प्लासेंटा के थ्रू माँ से बच्चे में जाती है तो आईजीजी होगी, और अगर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या बॉडी सिक्रेशंस के थ्रू माँ से बच्चे में आती है, बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही आएगी, वो आईजीए होगी। और अगर आप नाड़ी से चढ़ा रहे हो तो ये आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल एग्जाम में आपको देती है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है डक्टस आर्टरियोसस किसको किससे जोड़ती है? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा, राइट पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन टू राइट पल्मोनरी वेन। किसको किससे जोड़ती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसको किससे जोड़ा जा रहा है। जब हम बात करें डक्टस आर्टरियोसस का, संट बताए थे मैंने फिटल सर्कुलेशन में, और ये संट से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को किससे जोड़ रही है? एओर्टा से। दूसरा लिखा हुआ है राइट पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से। तीसरा लिखा हुआ है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन। डक्टस आर्टरियोसस एक संट है जो कि जोड़ता है। आपको बताना है किसको किससे जोड़ता है डक्टस आर्टरियोसस। सेलुलर इम्यूनिटी होती है प्यारे दोस्त, जो टी लिम्फोसाइट देता है, जो WBC का एक टाइप है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, CD4 सेल, CD8 सेल। समझ में आ रही है कहानी?
जिनको समझ में कम आ रहा है अगरबत्ती लगा के खुद को कॉन्फिडेंट करे, थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे। संट कौन कौन से होते हैं फीटल सर्कुलेशन में? संट ध्यान रखना, फीटल सर्कुलेशन में संट कौन कौन से होते हैं? फीटल सर्कुलेशन में एक तो संट होता है सबसे पहला, उसको हम नाम देते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल आर्टरीज। ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज है, ये अम्बिलिकल आर्टरीज टोटल नंबर में 2 होती है फीटल सर्कुलेशन में, और फीटल के सर्वाइवल में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अम्बिलिकल आर्टरीज का नंबर में 2 होती है। इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। एओर्टा की ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच होती है? ब्रांच ऑफ एओर्टा, ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है, एओर्टा की ब्रांच है, ऐसा समझे आप। और ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है प्लासेंटा तक। प्लासेंटा उसको प्योर कर देता है, वहां से निकलती है अम्बिलिकल वैन, और अम्बिलिकल वैन वहां से प्योर ब्लड को कैरी करती है और कहाँ लेके जाती है? फीटस के अम्बिलिकस वाले एरिया में। ये जो अम्बिलिकस वाला एरिया है वहां पे अम्बिलिकल वैन वाला ब्लड लीवर को भेजना चाहा होता है, लेकिन लीवर उस ब्लड को लेने से मना कर देता है। तो यहाँ पे एक संट बनता है डक्टस विनोसस। ऊपर तो हमने डक्टस आर्टरियोसस पूछा था, लेकिन ये जो संट है इसको नाम देते हैं डक्टस विनोसस। प्यारे दोस्तों, ये जो डक्टस विनोसस है, ये विनोसस क्या क्या है? तो डक्टस विनोसस एक संट है और ये कनेक्ट करता है अम्बिलिकल वैन को इंफीरियर वेना केवा में। जब आपकी अम्बिलिकल वैन जो होती है प्यारे दोस्तों, ये अम्बिलिकल वैन किसके साथ में कनेक्ट हो जाए? इंफीरियर वेना केवा के साथ में। एक होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होता है इंफीरियर वेना केवा। तो अम्बिलिकल वैन का कनेक्शन जब इंफीरियर वेना केवा के साथ में कर दिया जाता है एक संट के थ्रू, उस संट को नाम देते हैं डक्टस विनोसस। विनोसस इसलिए बोला क्योंकि वैन को वैन से जोड़ा जा रहा है। अम्बिलिकल वैन जो होती है वो वैन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से कहां लेके आती है? प्लासेंटा से फीटस के अंदर लेके आती है। पहला एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमने बोला अम्बिलिकल आर्टरी होती है जो नंबर में 2 है, इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी प्लासेंटा को। दूसरा हमने बोला अम्बिलिकल वैन होती है जो नंबर में 1 होती है, प्योर ब्लड को लेके आती है फीटस को। जब ये फीटस को लाएगी तो ये जाएगी लीवर की तरफ। लीवर उस ब्लड को लेने से मना कर देता है, लीवर उस ब्लड को लेने से मना कर देता है। तो अम्बिलिकल वैन का ब्लड जो है वो सीधा किस में डाल दिया जाता है? इंफीरियर वेना केवा में, एक संट के थ्रू। और उस संट को हम किस नाम से जानते हैं? डक्टस विनोसस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो अम्बिलिकल वैन है जो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, ये 80% सैचुरेशन वाला ब्लड होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। हाँ डबल ऑफ अम्बिलिकल सेकेंड वैन, ये क्या होता है भाई? वैन द डीएबल, क्या लिख रहे हो? देखो अम्बिलिकल वैन 2 होती है। 4 महीने की उम्र में राइट अम्बिलिकल वैन मर्ज हो जाती है लेफ्ट में। अब डीएबल क्या होता है? आई डोंट नो, या तो स्पेलिंग मिस्टेक है आपका या कुछ ना कुछ लफड़ा है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अम्बिलिकल वैन को इंफीरियर वेना केवा से जोड़ने वाला, अभी आप है ना अम्बिलिकल वैन 2 3 याद मत रखो, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको यही पूछा जाएगा कि 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, 1 अम्बिलिकल वैन होती है। तुम अगर 2 अम्बिलिकल वैन के फेरे में पड़े ना तो एग्जाम में ये भी गलत हो जाएगा कि अम्बिलिकल वैन होती कितनी है। कई लोग जो होते हैं ना वो गलत ट्रैक पे होते हैं, गलत पढ़ रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और भी पढ़ो, और भी इनके डिवीजन है आगे जाके, लेकिन आपको जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा क्या जा रहा है उसके लिए पढ़ो तो ज्यादा बेटर होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने बोला डक्टस विनोसस अम्बिलिकल वैन को इंफीरियर वेना केवा के अंदर जोड़ देता है। क्लियर हो गया इस बात का? अब देखो, जब ये तो हो गया एक कनेक्शन आर्टरीज, दूसरा हो गया अम्बिलिकल वैन, तीसरा हो गया डक्टस विनोसस, चौथा है दोस्तों फोरामेन ओवल। चौथा कौन सा होता है? फोरामेन ओवल। ये जो चौथा स्ट्रक्चर है फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल, ये किस किस के बीच में कनेक्शन है? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में। आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल इज ए कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। हाँ, याद रह जाएगा। हाँ, तो ये सभी बातें तो होगी आपका यहाँ पे फोरामेन ओवल। अगला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? याद रखना, 4 स्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं। पहला कौन सा हो गया? पहला कौन सा हो गया?
अम्बिलिकल आर्टरीज, दूसरा अम्बिलिकल वेन, तीसरा डक्टस विनोसस, चौथा फोरामेन ओवल, और पांचवा स्ट्रक्चर होता है डक्टस आर्टरियोसस, जिसको हमने अभी आपसे पूछा था, डक्टस आर्टरियोसस। प्यारे दोस्तों, डक्टस आर्टरियोसस किस किस के बीच में कनेक्शन है, तो याद रखना पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है डक्टस आर्टरियोसस। इट इज ए कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, बाईपास कर रहा है लंग्स को। इट इज ए कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, फोरामेन ओवल, बाईपास कर रहा है लंग्स को। क्लियर है? तो यहाँ पे सवाल ने आपको क्या पूछा कि डक्टस आर्टरियोसस, तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है ना। अब लफड़ा क्या हो गया कि यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, जो है ये तो नहीं होगा लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन एक लिखा हुआ है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, एक लिखा हुआ है राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा तो आप सभी को पता है। अब पंगा क्या बैठेगा यहाँ पे आपका, लेफ्ट और राइट का पंगा बैठेगा कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है या राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा है। अब इसका जवाब लिख दीजिएगा कि क्या होना चाहिए, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा होगा। क्या होना चाहिए दोस्तों, बताओ, लेफ्ट होगा या राइट होगा? कुछ लोगों ने ए लिखा है, कुछ ने बी लिखा है, कुछ को लग रहा है लेफ्ट होगा, कुछ को लग रहा है राइट होगा, फिर लग ही रहा है कि सही कुछ पता भी है। ये दो बातों में फर्क है। ज्ञान जो होता ना, ये डिपेंड करता है कि आप कितना सही से कर रहे हो, सही से सीख रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेफ्ट होगा या राइट होगा? हाँ, बहुत बढ़िया। याद रखो दोस्तों, जो भी बी लिख रहे हैं वो गलत है। ये जो कनेक्शन है वो राइट का नहीं होता है, लेफ्ट का होता है, ध्यान रखना। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्शन होता है डक्टस आर्टरियोसस का। करेक्ट आंसर ये है, इट्स नॉट राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, इट्स नॉट लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी वेन राइट, ये गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, ना कि बी, है ना। ये कनेक्शन, और हम एक कनेक्शन बनाते हैं यहाँ पे वाटरस्टन ऑपरेशन, वो होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी और असेंडिंग एओर्टा के बीच में, वो अलग है। और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा के बीच में होता है। एओर्टा में भी कौन सा एओर्टा होता है? डिसेंडिंग एओर्टा, ध्यान रखना। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है और एओर्टा में कौन होता है? एओर्टा में होता है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा, संट जो है हमेशा डिसेंडिंग एओर्टा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के बीच में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो संट हमने अभी बनाए वो संट पैदा होने के बाद में उनकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है और उसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है। दो तरह की क्लोजिंग होती है संट की। यहाँ पे सवाल उसी से संबंधित पूछा हुआ है कि जन्म के बाद में डक्टस आर्टरियोसस कितने समय बाद में बंद हो जाती है। संट का जो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग है 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। संट जितने भी होता है, पांचों एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, इनकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग तो हो जाएगी 5 मिनट के अंदर अंदर। अब एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होती है, इस बात को आप बताएंगे। एनाटॉमिकल क्लोजिंग कैसे होगी, इस बात को बताइए दोस्तों। एनाटॉमिकल क्लोजिंग ऑफ दिस संट, बताओ बताओ, जल्दी बताओ और स्पीड के साथ में बताओ। 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला लिखा हुआ है 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह और 16 सप्ताह। याद रखो, बहुत इजी है। ये जो संट है, उन संट में अगर मैं बात करूं अम्बिलिकल आर्टरीज की, अम्बिलिकल आर्टरीज की, तो 3 से 4 महीना। अगर मैं बात करूं अम्बिलिकल वैन का, तो यहाँ पे वैन जो होती है वो लगभग 3 से 4 महीना इसका भी लग जाता है एनाटॉमिकल क्लोजिंग में, 3 to 4 मंथ। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका डक्टस जो है विनोसस, तो डक्टस विनोसस का 7 दिन। मैं बात करूंगा फोरामेन ओवल, तो फोरामेन ओवल का प्यारे दोस्तों रहेगा 1 साल। मैं बात करूंगा डक्टस आर्टरियोसस, तो डक्टस आर्टरियोसस का रहेगा आपका 10 से 21 दिन।
या हम कहते हैं 1 से 3 महीना, दो इसका होता है 1 to 3 मंथ, तो 10 से 21 दिन का मतलब तो हो गया कि लगभग जो है 3 सप्ताह, 3 वीक्स। और मैं जब 1 से 3 महीने की बात करूं तो ऑन एंड एवरेज जो है वो 8 वीक होते हैं। कितने होते हैं? 8 वीक होते हैं। 2 महीने एवरेज निकलेगा तो 8 वीक आएगा। अब सवाल कह रहा है कि डक्टस आर्टरियोसस कितने समय बाद में बंद हो जाता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है 4 सप्ताह, जो कि 3 वीक से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जवाब तो किसी भी हालत में नहीं होगा। जो ए आंसर लिख रहे हैं कई लोग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 6 सप्ताह का कंसेप्ट है नहीं बिल्कुल भी। 6 सप्ताह का मतलब होता है 1.5 महीना, तो 1.5 महीने का तो कुछ है नहीं मामला। फिर होगा तो कौन सा होगा? 8 सप्ताह हो सकता है, 2 महीना, क्योंकि 1 और 3 का एवरेज है। मैंने बोला ये भी माना जाता है एग्जाम में, ये भी माना जाता है। तो 3 वीक तो यहाँ पे मैक्सिमम है। 10 से 21 दिन में तो 3 वीक मैक्सिमम है। और जब हम इन दोनों में बात करें 1 से 3 महीने में, तो इनका एवरेज निकलता है 2 महीना। और 1 महीने में 4 सप्ताह होता है, तो 2 महीने में 8 सप्ताह होंगे। तो फिर यहाँ पे आपका जवाब बनना चाहिए 8 वीक। क्लियर है? अगर हम इनकी बात करें, जैसे मैंने बोला अम्बिलिकल आर्टरी का कोई पूछे तो 3 से 4 महीना दोनों का। अगर आपको इसका पूछे तो 1 सप्ताह, 1 वीक, और इसका पूछे तो 1 साल, है ना। और इनका पूछे तो थोड़ा सा अलग चेंजेज है। 2 तरह की रीडिंग चलती है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके आधार पे आपको जाना पड़ता है। ये इनका एनाटॉमिकल क्लोजिंग है। जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर थी ना, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टरियोसस, इनकी कौन सी क्लोजिंग है? ये एनाटॉमिकल क्लोजिंग है। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग तो 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। एनाटॉमिकल क्लोजिंग का अलग अलग समय रहता है, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। प्यारे दोस्तों, इन सभी टाइम्स को आपको अच्छे से याद रखना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखो, मानव शरीर की सबसे, याद रखना, मानव शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका कौन सी होती है? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, टीबियल नर्व और सियाटिक नर्व। प्यारे दोस्तों, ये जो रेडियल और अल्नर है, जो ये 2 नाम लिखे हैं, ये तो रामू वाले कंसेप्ट में। ये तो कौन है? रामू है। सर रामू कौन है? रामू का मतलब है रेडियल, ए का मतलब है आपका एक्सिलरी, एम का होता है यहाँ पे मीडियल, और यू का होता है अल्नर। ये जो है प्यारे दोस्तों चारों, रेडियल, एक्सिलरी, मीडियल और अल्नर, ये तो है ब्रेकियल प्लेक्सस का हिस्सा। और छोटी छोटी नर्व है, ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कभी भी नहीं हो सकती, ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट है। ये तो पहले ही कट गई ना, तो रेडियल नर्व होगी ना अल्नर तंत्रिका होगी। फिर है टीबियल और सियाटिका। तो टीबियल नर्व और सियाटिका में जब हम डिफरेंस करें तो टीबियल इज नॉट सो लार्जेस्ट देन सियाटिका। सियाटिक नर्व इज वेरी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व और लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, सॉरी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व, नॉट क्रेनियल नर्व, इट्स नर्व। तो अगर आपको पूछे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सियाटिका नर्व। लेकिन आपको पूछे कि लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछे, तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व फिर कौन सी होगी? 5th क्रेनियल नर्व। और उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्राइजेमिनल। 5th क्रेनियल नर्व को ट्राइजेमिनल कहते हैं। और ये नर्व जो है क्रेनियल नर्व है, ध्यान रखना। जबकि आपकी सियाटिक नर्व कैसी नर्व है? ये स्पाइनल नर्व है। प्यारे दोस्तों, ये जो स्पाइनल नर्व है, ये कौन कौन सी नर्व से मिलके बनी हुई है? इसकी आपको एग्जाम में सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या जवाब होना चाहिए? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि सियाटिक का नर्व रूट अगर मैं पूछूं, सियाटिक नर्व एक स्पाइनल नर्व है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट है, तो इस सियाटिक स्पाइनल नर्व का नर्व रूट क्या होगा? मतलब ये कौन कौन सी नर्व से मिलके बनती है? सभी लोग कमेंट करें कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, देखते हैं। हमने यहाँ पे आपको इनका नाम बता दिया, ये तो ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट बनेंगे चारों। टीबियल नर्व जो है वो होती तो पाँव में ही है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नहीं हो सकती, सियाटिक होती है। सियाटिक में कौन कौन से नर्व रूट है ये आपको बताना है। वेगस नर्व के फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट नहीं बोल सकते। लार्जेस्ट तो ट्राइजेमिनल ही होगी। L5 और S1 दो नहीं होते हैं, L5, S1, S2 और S3 बिल्कुल सही है, ये बात सही है। यहाँ पे इसका जो नर्व रूट है स्पाइनल नर्व का सियाटिक का, वो L5 है, S1 है और S2 है। कुछ पार्ट इधर S3 का तो कुछ पार्ट इधर L4 का है।
लेकिन बेसिकली नर्व रूट में 3 नर्व मेनली आती है इसकी, जिसमें एक L5 है, S1 है और S2 है। 3 स्पाइनल नर्व मिलके एक नर्व सियाटिक बना रही है, और सियाटिक सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट होगी, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ। टोटल स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होती है और टोटल क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होती है। हाँ, हिप से लेके हील तक रहेगी ये बात इंपॉर्टेंट है, हिप से लेके हील तक। चलिए अगला सवाल। थिकेस्ट पूछो, लॉन्गेस्ट पूछो, लार्जेस्ट पूछो, मोटिस्ट पूछो, छोटिस्ट पूछो, कुछ भी पूछो, सबसे बड़ी तो एक ही नाम, ईश्वर तेरा एक नाम, रूप अलग है, चाहे कहो कृष्ण या राम, बोलो कुछ भी, हरे 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 हरे। लेकिन हाँ, समझ रहे हो बात को? समझ गए समझने वाले। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डक्टस आर्टरियोसस के बारे में अभी हम आपसे पूछ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क में मेमोरी से संबंधित लोब खंड कौन सा है? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल या टेम्पोरल? मेमोरी से संबंधित बताओ प्यारे दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए? मेमोरी से संबंधित मामला कहाँ है? मानव मस्तिष्क में मेमोरी कहाँ होती है? मेमोरी याददाश्त वाले लोब कहाँ होता है? फ्रंटल में होती है याददाश्त। इसका मतलब कभी आप ऐसे टकराओगे तो याददाश्त गई, ऐसा कुछ? वेयर इज द मेमोरी माय डियर फ्रेंड? मुझे लग रहा है कुछ लोगों की मेमोरी कमजोर लग रही है यहाँ पे। अभी ना तो उन्होंने लाइक बटन प्रेस किया है, ना कुछ रसगुल्लों को जगाया है। मतलब यू हैव टू बी, इसमें तो मेमोरी डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। ये तो जिम्मेदारी है भाई, कर्तव्य है ना। इस देश में हम जी रहे हैं ना, तो भारतीय होने के कुछ कर्तव्य है हमारे। वैसे ही आपको इस सेशन के कुछ कर्तव्य निभाने हैं। इससे क्या होता है पता है? इससे अपने अंदर एक विश्वास आता है। जैसे होता है ना, मान लो आपका शादी होना है, तो आप एकदम हेयर कटिंग नहीं कराते हो, बिल्कुल एकदम सारे कपड़े नए पहनने से क्या होता है? पाजामे में जाओगे तो शादी नहीं होगी क्या? होगी सर, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है? अच्छा सब बाकी वाले नोट्स नहीं करते हैं आपकी कोई भी चीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को अच्छा नहीं लगे, यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। जब कुछ नया पहना होता है ना, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आता है। सारे कपड़े नए नए होते हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस आता है। नए नए बाल कटाए हुए होते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की तो बात है, यू जस्ट फील द कॉन्फिडेंट, है ना। इतना छोड़ो बाहर वाले कपड़े, लोग तो अंडर गारमेंट्स भी नए पहन के जाते हैं। यस, जस्ट वांट टू फील द कॉन्फिडेंट, दिस इज द इम्पैक्ट। कोई भी चीज को हम जब करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रैकिंग और सक्सेस इन द लाइफ। सो हियर इज 4 लोब माय डियर फ्रेंड। आपको बताना है कौन से लोब जो है, कौन से लोब में मेमोरी होती है और कौन सा लोब में मेमोरी क्यों होती है। जिस भी लोब का आप जवाब देते हैं उस लोब में वो मेमोरी क्यों होती है बताइएगा। कई लोगों ने सी आंसर लिखा है, कई ने डी लिखा है। वाई? देखो 4 लोब है, अलग अलग लोब के अलग अलग काम है, यहाँ पे ध्यान रखना। मीडियल टेम्पोरल लोब में मेमोरी होती है। चलिए देखो, सुनो प्यारे दोस्तों, 4 लोब होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब आप ब्रेन के लोब या खंड की बात करते हैं, सेरिब्रम को बेसिकली डिवाइड किया गया लोब में, तो मैं सेरिब्रम की जब बात करता हूँ, ये सेरिब्रम है, और इस सेरिब्रम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमने लोब बनाए। चलिए लोब बनाते हैं सेरिब्रम के। फ्रंटल लोब, ये लोब और ये लोब। इस लोब को हम नाम देते हैं फ्रंटल, इस लोब को हम नाम देते हैं पैराइटल, इसको नाम देते हैं ऑक्सीपिटल, इसको नाम देते हैं टेम्पोरल। 4 लोब हमने यहाँ पे बता दिए, एक फ्रंटल, एक पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल और एक टेम्पोरल। प्यारे दोस्तों, जब हम फ्रंटल की बात करें
तो प्राइमरी मोटार एरियाज, ब्रोकाज एरिया, प्री मोटार एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया, ब्रोकाज एरिया, प्री मोटार एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। जब मैं पैराइटल लोब की बात करूं तो पैराइटल लोब में क्या रहता है? गस्टेटरी एरिया, सोमेटोसेंसरी एरिया, गस्टेटरी एरिया, सोमेटोसेंसरी एरिया। जब मैं टेम्पोरल लोब की बात करूं तो टेम्पोरल लोब में क्या होगा? वर्निकेज एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया। और जब मैं ऑक्सीपिटल की बात करूं तो यहाँ पे पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया और विजुअल एरिया, पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया और विजुअल एरिया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी मोटार एरिया, ब्रोकाज एरिया, ये मोटार एरिया है, मोटार। और मोटार एरिया का काम होता है वॉलंटरी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कराना, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी स्केलेटल मसल। प्री मोटार एरिया और प्री फ्रंटल एरिया, ये मोटार एरिया के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। और प्री फ्रंटल एरिया जो है वो आईक्यू के लिए जिम्मेदार है, जो कि मेमोरी नहीं होती है। पैराइटल लोब में गस्टेटरी टेस्ट के लिए एरिया होते हैं और सोमेटोसेंसरी पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर वाले सेंस को कराने का काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो आपका टेम्पोरल लोब है, इसमें वर्निकेज, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल का काम कराता है, ऑडिटरी जो होता है वो सुनने में मदद करता है, और सुनी हुई भाषा को समझने में मदद करता है वर्निकेज एरिया। तो ये स्मेल का, ये ईयरिंग का, और ईयरिंग की लैंग्वेज को समझने में मदद करता है वर्निकेज। यहाँ पे विजुअल एरिया जो है वो देखने में मदद करेगा, और देखी हुई चीज को समझने में मदद करता है पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, मतलब रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। ये एरिया में आपको ध्यान रखना है कि जो मेमोरी के एरिया होते हैं वो बेसिकली दो लोब से रिलेटेड है। एक लोब आपका टेम्पोरल लोब है और दूसरा लोब आपका पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल, सॉरी। तो ये जो दो लोब है ये मेमोरी से रिलेटेड रहते हैं, एक टेम्पोरल और एक पैराइटल। स्पेशली टेम्पोरल एरिया जो रहता है, इस टेम्पोरल एरिया में पाए जाते हैं यहाँ पे आपके हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, इसमें पाए जाते हैं एमाइगडाला, एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस। ये जो है ये इस टेम्पोरल लोब में होते हैं, और ये जिम्मेदार है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए? टेम्पोरल लोब। तो प्यारे दोस्तों, टेम्पोरल लोब कहाँ है? ऑप्शन डी में। फ्रंटल लोब में ये नहीं होता है, फ्रंटल लोब में आईक्यू वाला एरिया जरूर होता है। पैराइटल लोब में दो एरिया हमने बताया, दोनों ही सेंसरी एरिया है, चाहे वो आपका सोमेटोसेंसरी हो चाहे गस्टेटरी हो। और इसमें हमने ऑक्सीपिटल में दो एरिया बताए, विजुअल एरिया और पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। तो बेसिकली जो आपका ये एरिया रहेगा टेम्पोरल लोब, वहाँ पे ये रहेगा। और आपको पता हो तो साइकेट्रिक एक बीमारी होती है जिसमें मरीज को ईसीटी देते हैं। ईसीटी देने की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो टेम्पोरल एरिया होता है, क्योंकि साइक भी यहाँ से रेगुलेट होती है। तो वो जब आप ईसीटी देते हैं और टेम्पोरल लोब को इरिटेट करते हैं तो कई मरीजों को ईसीटी के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में एमनेशिया होता है, भूलने का प्रॉब्लम होता है। तो वो जो भूलने का प्रॉब्लम है वो इसी लोब की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी के एरिया है, और मेमोरी के एरिया को आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो तो आप भूलोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं है? हाँ, एग्जैक्टली, टेम्पोरल लोब इज द करेक्ट आंसर, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे सवाल आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। हिचकियां भी आती है, देखो हैं, एग्जाम में नहीं आती है, बाकी आपको तो आती होगी, हैं? हाँ, हिचकियां क्यों आती है बताओ? हिचकियां अगेन डी, वेरी गुड। है हिचकियां क्यों आती है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, एक हिचकियों का ओरिजिन कभी भी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं है। हिचकियां लीवर से भी स्टार्ट नहीं होती है। हिचकियां
कोई याद करता है तब आती है। ऐसा लिख दे पांचों ऑप्शन, नहीं, याद करता है तब नहीं आती है। डायफ्राम का जब संकुचन होता है ना, डायफ्राम जब स्पास्टिक, संकुचन वर्ड का मतलब होता है स्पास्टिसिटी, तो डायफ्राम एक मसल है और मसल में स्पास्टिसिटी होती है। किसी भी कारण से अगर डायफ्राम जो है आपकी रेस्पिरेटरी मसल, मेजर रेस्पिरेटरी मसल, वो अगर स्पास्टिक हो जाए, डायफ्राम में क्या हो जाए, स्पास्टिसिटी आ जाए, मेजर रेस्पिरेटरी मसल है ये, और ये स्पास्टिक हो जाए, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हिचकिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इनवॉलंटरी मूवमेंट है इस मसल का, और स्पास्टिसिटी के कारण ऐसा होता है। तो करेक्ट आंसर डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, सवाल कह रहा है एओर्टा महाधमनी कौन से वर्टिब्रा पर दो भागों में विभाजित होती है। कौन से वर्टिब्रल लेवल पे जाके आपका एओर्टा दो भागों में बंट जाएगा। होता है ना, जब हार्ट से निकलता है तो एओर्टा इस तरीके से होता है, और किसी वर्टिब्रल लेवल पे जाके एओर्टा अपने दो भागों में बंट जाता है, और आगे जाके तो कौन से वर्टिब्रल लेवल पे एओर्टा जो है, महाधमनी जो है एओर्टा, तो दो भागों में बंट जाएगा। T4 लेवल पे, L3 लेवल पे, L4 लेवल पे, S2 लेवल पे। हिचकी का ट्रीटमेंट है मसल रिलैक्सेशन दे दो भाई। स्पाज्म को कम करने के लिए क्या देते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशन, बैक्लोफेन आते हैं टैबलेट, वो दे दो, है ना, आसान है। तो बताइए दोस्तों, एओर्टा कहाँ जाके दो भाग में डिवाइड होता है। हाँ, डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व फ्रेनिक नर्व है, पर फ्रेनिक नर्व हिचकी नहीं करवाती है। फ्रेनिक नर्व का अगर गड़बड़ हो जाए तो सांस ही रुकता है सीधा, है ना। फ्रेनिक नर्व का नर्व रूट C4 होता है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे एओर्टा जो है उसको कुछ लोग तो यहीं पे डिवाइड कर रहे हैं थोरेसिक एरिया में। यहाँ कहाँ एओर्टा डिवाइड होगा प्यारे दोस्तों, सर्वाइकल तो यहाँ खत्म हो जाता है, 7, 1 2 3 4 थोरेसिक तो यही है। यहाँ एओर्टा कहाँ डिवाइड होगा, जो एओर्टा है यहाँ पे, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। T4 तो यहाँ पे है, और ये एओर्टा यहाँ पे है, हार्ट से ये एओर्टा निकल रहा है। अब एओर्टा यहाँ कहाँ डिवाइड होएगा, एओर्टा यहाँ तक तो नीचे जाता ही जाता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, तो बिल्कुल किसी भी हालत में T4 नहीं होगा, क्योंकि सर्वाइकल तो गले में ही खत्म हो गई, मेरी सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ खत्म हो गई। थोरेसिक 1 2 3 4, थोरेसिक 4 तो यहीं पे आ जाती है, समझो बात को। तो यहाँ पे खत्म नहीं होता, ध्यान रखना। ये सबसे खोटा जवाब है, ए तो आंसर ही गलत है, क्योंकि मैक्सिमम जवाब ए आए हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल गलत जवाब है। अच्छा, कुछ लोग इसको ले जाके खत्म कर रहे हैं बिल्कुल सैक्रल 2 पे, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे है। सैक्रल 2 तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, उससे थोड़ा ऊपर आओ, है ना, और थोड़ा ऊपर आओ तो L3 और L4 आते हैं। तो ये इसी लेवल पे जाके डिवाइड होता है, लेकिन दोनों में सबसे अच्छा L4 है। अगर L3 और L4 की हम बात करें तो एग्जैक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा L4। तो ये डिवाइड होगा L4 पे, लंबार एरिया में आके, लंबार एरिया में, और ये L4 रहेगा। सी करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, एओर्टा कहाँ बाइफरगेट होता है, ये हमने आपसे पूछा था। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है, जो टीबी करता है, उसको किसने डिस्कवर्ड किया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये टीबी का पॉजिटिव एजेंट बनता है। एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, एरोबिक। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ग्रो करता है, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी फेफड़े में ज़्यादा होती है। तो ये बैक्टीरिया जब अफेक्ट करता है लंग्स को, तो ये पल्मोनरी टीबी कहलाती है, जो ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, पल्मोनरी टीबी। तो ये जो पल्मोनरी टीबी है, इसका एक और नाम है पल्मोनरी कॉक्स। टीबी के जगह एक वर्ड यूज करते हैं, कॉक्स। ये जो कॉक्स वर्ड है, ये साइंटिस्ट के नाम पे ही है। पल्मोनरी टीबी का एक और नाम है पल्मोनरी कॉक्स, है ना। और जब हम इसका इलाज करते हैं टीबी का, तो हम ऐसा भी बोलते हैं कॉक्स ट्रीटमेंट, कॉक्स ट्रीटमेंट। तो ये साइंटिस्ट के नाम पे है, उनकी टीबी, उनका ट्रीटमेंट मतलब उन्होंने जो बीमारी बताया। तो कॉक्स यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन ए में, रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉच जो है,
ये ऑप्शन ए में है। और इन्होंने सबसे पहले इस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को क्या किया था, डिस्कवर करने का काम किया प्यारे दोस्तों। अब कुछ बातें यहाँ पे देखो कि एडवर्ड जिनर ने क्या किया, लुइस पास्चर ने क्या किया, फ्लेमिंग कौन थे। हैव यू नो अबाउट द एडवर्ड जिनर? कुछ बातें जानते हो जिनर के बारे में? जिनर कौन थे, इन्होंने क्या ऐसा महान काम किया कि ये ऑप्शन में आए? कॉक्स समझ में आ गया आपको? AKT समझ में आ गया, एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट आपने सुना होगा। हाँ हाँ, कॉक्स फिनोमिना दिया, टीबी का दिया, बहुत कुछ बातें इनके बारे में हैं। तो यहाँ पे तो ये ठीक है। रॉबर्ट कॉच, घॉन्स कॉम्प्लेक्स टीबी में बनता है प्यारे दोस्त, जब टीबी हो जाती है उसके बाद की बात है। एडवर्ड जिनर ने पहला वैक्सीन डिस्कवर किया और दैट इज योर स्मॉल पॉक्स, इसलिए तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ है प्यारे दोस्तों। ये एडवर्ड जिनर ही की देन है कि इन्होंने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के अंदर अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने में इनका ही बड़ा रोल है। एडवर्ड जिनर, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, याद रह जाएगा। आसान है कि नहीं है? हाँ, फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर किया, सभी बातें याद रह जाएगी। इसीलिए तो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हुआ है, सही बात है। स्मॉल पॉक्स इसीलिए इरेडिकेट हुआ है। लुइस पास्चर, पास्चुराइजेशन आपने सुना होगा, है ना, लुइस पास्चर, है ना, पास्चुराइजेशन आपने सुना होगा। मिल्क का पास्चुराइजेशन, उसको गर्म करो और एकदम ठंडे एनवायरनमेंट पे रख लो तो वो दूध जो है वो फटेगा नहीं, ऐसा बोला इन्होंने, है ना। तो ये उसको बचाने का एक तरीका है और ये लुइस पास्चर ने दिया। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, हाँ, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहते हैं इनको। फादर मदर ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन एग्जाम में ये जरूर है कि इन्होंने किया क्या है। क्लियर है? हाँ, पेनिसिलिन। फ्लेमिंग जो है, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक। तो एग्जैक्टली कुछ लोगों को अच्छे से याद है कि एडवर्ड जिनर का रोल क्या है, लुइस पास्चर का रोल क्या है, फ्लेमिंग क्या है, रॉबर्ट कोच क्या है, टीबी क्या है, और टीबी का इलाज क्या है, और इलाज करना जरूरी क्यों है। समझ लो बात को। ह्यूमन बींग्स का जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, वो हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 ऐसा चलता है। अब यहाँ पे पूछा है कि जो बैक्टीरिया है उसमें विभाजन का तरीका क्या होता है। पहला है बिनरी फिजन, बाइनरी फिजन कहते हैं इसको, माइटोसिस कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, और उपरोक्त सभी लोग जवाब लिखेगा। 3 बातें हैं, बहुत मजेदार बातें हैं, अभी हम इसको पूरा समझने वाले हैं। 3 बातें हैं, माइटोटिक है, मियोटिक है, प्यारे दोस्तों। यहाँ पे 2 बातें अलग अलग है, ध्यान रखना। एक है बैक्टीरिया, एक है ह्यूमन बींग्स। ये जो 2 बातें चलती है, ये डिवीजन चलता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर मतलब हमारे अंदर, एक डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोटिक, माइटोसिस, और एक डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। हमने आपको पहले भी बताया कि माइटोसिस वर्ड का मतलब होता है समसूत्री, समसूत्री विभाजन, और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन।
तो यहाँ पे बेसिकली वर्ड है सूत्र, और सम और अर्ध दो वर्ड है। सूत्र अगर सेम हो डिवीजन के बाद में तब तो वो कहलाएगा समसूत्री विभाजन, और सूत्र अगर आधा हो जाए तो उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। जैसे मान लो एक सेल है, ध्यान रखना, जैसे मान लो ये एक सेल है और इस सेल से दो सेल बन रही है ना। इस सेल में क्रोमोसोम के नंबर है 46, और जो दो सेल बन रही है इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है। तो एक सेल से दो सेल बनती है और दोनों में सूत्र सेम होता है। जो भी आपकी पेरेंटल सेल थी 46, तो इन दोनों में भी 46, तो दो डॉटर सेल बनती है। यहाँ पे कितनी डॉटर सेल बनती है? दो डॉटर सेल बनती है, और इनका सूत्र जो है वो सेम रहता है। इसको तो बोलते हैं समसूत्री विभाजन। इसका उल्टा, अगर एक सेल है और इस सेल से चार सेल बने, कितनी बने? चार बने, और इसका सूत्र है 46, लेकिन बनने वाली जो चारों सेल है उनका सूत्र है 23, 23, 23 और 23। तो यहाँ पे सूत्र आधा हो गया, 46 का आधा हो गया 23। तो यहाँ पे सूत्र सेम नहीं होके क्या हो गया? हाफ सूत्र हो गया, और 4 डॉटर सेल बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है। तो याद रखना, जब हम बात करेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की, तो ये जो है ये तो है माइटोसिस, समसूत्री डिवीजन, और यह है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे सूत्र आधा हो जाता है, यहाँ पे सूत्र सेम रहता है। तो जब सूत्र सेम रहता है तो माइटोसिस है, और जब सूत्र आधा हो जाता है तो उसको मियोसिस के नाम से जानते हैं। दो डॉटर सेल बनती है या चार बनती है, इसके आधार पर डिसाइड होता है। क्लियर हो गया? दो डॉटर सेल या चार डॉटर सेल, सूत्र सेम या सूत्र आधा, ये तो होता है एक एडल्ट में सेल डिवीजन का प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, तो ये होता है बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जो है उसका डिवीजन होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब बैक्टीरिया के दो भाग बनते हैं, दो भाग में कटता है। एक बैक्टीरिया इधर बन जाता है, एक इधर बन जाता है, पूरा का पूरा आधे आधे होके। हाँ, तो आधा आधा होके जब होता है उसको बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया के विभाजन के तरीके को बताया जाता है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री ऐसे दो विभाजन होते हैं, याद रह जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो वस्तु बैक्टीरिया को मार सकती है उसे क्या कहते हैं? अगर कोई वस्तु है, कोई दवाई है, कोई इलाज का तरीका है जो बैक्टीरिया को मार सकती है, AK-47 का काम कर सकती है बैक्टीरिया के लिए, वो कौन है? पहला लिखा दोस्तों बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, उपरोक्त दोनों और कोई भी नहीं। हमने पूछा है बैक्टीरिया को जो मार सकती है, याद रखना, किलिंग द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टैटिक जो वर्ड है दोस्तों, स्टैटिक, वो इनिबिट करता है ग्रोथ। अगर ये आए कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करना है तब तो हम बोलेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन अगर ये आए कि बैक्टीरिया को किल करना है, साइडल द बैक्टीरिया इज द किलिंग द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को अगर किल करना है तो बैक्टीरियोसाइडल होगा। बैक्टीरिया की ग्रोथ को अगर रोकना है, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। तो दो टर्म है, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, और साइडल वर्ड का मतलब होता है किलिंग द बैक्टीरिया। किलिंग करने को हिंदी में कहते हैं मारना। तो जो बैक्टीरिया को मारती है वो बैक्टीरियोसाइडल है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करती है उसको बैक्टीरियोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। थर्मोमीटर को किससे डिसइंफेक्ट करते हैं? थर्मोमीटर वो यंत्र है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, और टेम्परेचर हमेशा कोर बॉडी टेम्परेचर को एक्यूरेट मानते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो ओरल एरिया से होती है। कोर बॉडी टेम्परेचर जो है ओरल एरिया। अब ये जो थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर को हम यूज करते हैं, मान लो एक्जिला से आप टेम्परेचर लेते हैं तो आप उसके अंदर 1+ करोगे क्योंकि वहाँ पे कम आने की दिक्कत रहती है। अगर आप रेक्टल एरिया से लेते हो तो ये ज़्यादा जो है यहाँ पे आने की रिस्क है, 1- करना पड़ता है। मतलब अगर आप एक्जिला से लेते हो तो 1+ करते हो जितना भी आता है, रेक्टल से लेते हो तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस करते हो जितना भी आता है, क्योंकि कोर बॉडी टेम्परेचर या एग्जैक्टली जो टेम्परेचर माना जाता है वो ओरल एरिया से मानते हैं।
इसके कंपैरिजन में ऐसा बोलते हैं कि एक्जिला में एक कम आएगा इसलिए एक ऐड कर देते हैं उसमें, और रेक्टल में एक ज़्यादा आएगा इसलिए एक माइनस कर देते हैं उसमें। और जो एक्यूरेसी है उसको हम हमेशा कोर बॉडी टेम्परेचर ओरल से यहाँ पे मानते हैं। टेम्परेचर चेक करने का एक तरीका टिम्पेनिक भी है जो बच्चों में ज़्यादातर काम में लिया जाता है, और इसके लिए टिम्पेनिक थर्मोमीटर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। टिम्पेनिक थर्मोमीटर ये बेसिकली ईयर से रिलेटेड है और विद इन फ्यू सेकेंड ये रिजल्ट दे देता है। तो आपको थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट किस में करते हैं ये क्वेश्चन ने पूछा है। क्या जवाब होगा प्यारे दोस्तों, थर्मोमीटर को किस में डिसइंफेक्ट करते हैं? इथेनॉल पहला ऑप्शन है, जो कुछ लोगों ने जवाब लिखा है बिल्कुल खोटा है। इथेनॉल इज नॉट द डिसइंफेक्ट फॉर थर्मोमीटर, इट्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% इज करेक्ट, वेरी गुड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है उससे जो है हम इसको थर्मोमीटर को क्लीन करते हैं। क्लीन करने का भी एक तरीका है कि थर्मोमीटर जब यूज़ करते हैं, आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो उसका एक एरिया जो होता है उसको तो बोलते हैं आप जो है उसका बल्ब, आगे वाला जो हिस्सा है वो तो उसका बल्ब है और ये इसका स्टेम है। तो जब थर्मोमीटर आपने यूज नहीं किया अभी तक, तब तो ये जो कंटामिनेटेड पार्ट होता है वो बाहर वाला है, मतलब इसका स्टेम है, और लेस कंटामिनेटेड पार्ट है वो इसका बल्ब है। बल्ब है ना, एक स्टेम है और एक बल्ब है। तो स्टेम जो है, स्टेम ये मोर कंटामिनेटेड है, ये लेस है, तो हमेशा इसको क्लीन करते हैं बल्ब टू स्टेम यूज करने से पहले। अभी आपने थर्मोमीटर यूज नहीं किया है और यूज करने जा रहे हैं, तो यूज करने से पहले आप इसको कैसे क्लीन करेंगे? बल्ब से स्टेम की तरफ, क्योंकि बल्ब जो है वो अल्कोहल में डूबा हुआ है, तो ये लेस कंटामिनेटेड है, ये मोर है, तो हमेशा लेस टू मोर, लेस टू मोर। तो बल्ब से किधर करेंगे? स्टेम की तरफ। लेकिन जब आपने थर्मोमीटर को यूज कर दिया, तो यूज करते समय यहीं से सेंस करते हैं, इस एरिया को टच किया किसी के तो ये इन्फेक्टेड हो गया। जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो हम फिर इधर चलते हैं उल्टा, स्टेम से लेके बल्ब की तरफ। अब लेस ये है और मोर ये है। ये दो मैकेनिज्म आपको ध्यान रखनी है, क्लीनिंग मैकेनिज्म, कि बल्ब टू स्टेम और स्टेम टू बल्ब। तो अगर आप स्टेम टू बल्ब चलते हैं, लेस टू मोर चलते हैं, तो ये आफ्टर है, ये बाद में, और ये बिफोर है, पहले, ये बाद में, है ना। पहले मतलब बिफोर यूज, ये पहले और बाद क्या है? यूज करने के पहले और बाद में। ये क्लीन करने का तरीका है थर्मोमीटर का, और इसको किससे डिसइंफेक्टेड करते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डिसइंफेक्शन की क्षमता को परखने के लिए क्या उपयोग में किया जाता है? डिसइंफेक्शन की क्षमता परखनी है तो क्या उपयोग में किया जाएगा प्यारे दोस्तों? जो आप सभी को लिखना है, पहला ऑप्शन है फिनॉल, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है सेवलॉन और चौथा है बीटाडीन। डिसइंफेक्शन की क्षमता परखनी है आपको, क्या यूज करेंगे? फिनॉल, इथेनॉल, सेवलॉन और बीटाडीन। कुछ लोग बीटाडीन यूज कर रहे हैं, क्षमता परखनी है, क्षमता। समझ पा रहे हो क्षमता कैसे परखते हैं? पहली बात तो सवाल समझ में आएगा कि नहीं आया? नो आइडिया, वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्ट आंसर है कि सर क्षमता कभी हमने तो परखी नहीं इसकी, है कि नहीं है? ये भी बात अच्छी है। याद रखो, याद रखो, डिसइंफेक्शन की क्षमता को परखने के लिए बीटाडीन, सेवलॉन या इथेनॉल काम में नहीं लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट कितना अच्छा है, ये अच्छा है, हुआ कि नहीं हुआ वहाँ एरिया, इसकी क्षमता को परखने के लिए फिनॉल को यूज लिया जाता है ना। अगर किसी भी डिसइंफेक्शन की क्षमता परखनी है तो उसको किसके साथ में कंपैरिजन करेंगे? फिनॉल के साथ में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। इथेनॉल, सेवलॉन या बीटाडीन क्षमता परखने के लिए यूज नहीं होते हैं, मतलब टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एनी डिसइंफेक्टेंट जस्ट यूज द फिनॉल माय डियर फ्रेंड,
डायरेक्ट सवाल है, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। फिनोल यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट कितना इफेक्टिव हुआ है उसकी क्षमता को परखने के लिए। अगर कोई भी मरीज जो पहले से ही संक्रमित हो उसमें किसी और मरीज या वस्तु द्वारा एक नया संक्रमण होना क्या कहलाता है? कोई भी मरीज जो पहले से संक्रमित हो उसमें किसी और मरीज या वस्तु द्वारा एक नया संक्रमण होना क्या कहलाता है? री इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन। किसी एक मरीज को पहले से बीमारी है और उसको नया, याद रखना, उसको नया किसी मरीज या वस्तु द्वारा एक नया संक्रमण हो गया है। हाँ, डिजिटल हो या कोई भी थर्मोमीटर हो ऐड करना ही पड़ेगा दोस्तों, और माइनस भी करना पड़ेगा अगर जगह बदल के आप ले रहे हो तो, है ना। डिजिटल और मरकरी दोनों में ही ऐसा ही करते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो री इन्फेक्शन तो होता है एक इन्फेक्शन ठीक होने के बाद में दोबारा होना, ऐसा नहीं है। पहले वाला तो है ही, उसके अंदर ये इन्फेक्शन जो हो रहा है बेसिकली ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। और ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, ये नोजोकोमियल और क्रॉस इन्फेक्शन है। प्राइमरी इन्फेक्शन या फोकल इन्फेक्शन इसको नहीं कहते। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होता है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद में, सॉरी आफ्टर 48 आवर्स, भर्ती होने के आफ्टर 48 घंटे बाद में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन में काम में लिया जाएगा। इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं, इसको क्रॉस इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मरीज होता है उसको आइसोलेट करते हैं। अगर आप क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहते हो, क्लाइंट को आइसोलेट करो। उसको जब भी डील करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं। ये भी यूज करना है टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एक सवाल ये भी एग्जाम में बनता है। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। वेरी गुड, हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट मेथड। क्रॉस इन्फेक्शन को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है हैंड वॉशिंग। आइडियल मेडिकल और सर्जिकल अलग अलग हैंड वॉशिंग होती है, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। इफ यू वांट टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, जस्ट डू एंड जस्ट वॉश योर हैंड विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर और विद द हेल्प ऑफ हैंड सैनिटाइजर। कोई भी यूज करो, ज्यादातर सोप एंड वाटर की हैंड वॉशिंग इफेक्टिव होती है। सिलेक्शन होने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट प्रिपरेशन करो रोज सुबह 6 बजे और अगरबत्ती लगा के, लाइक बटन को दबा के पूरे विश्वास के साथ में। अब जो नहीं कर पाते हैं वो फिर बेस्ट नहीं हो पाता है, होता तो है लेकिन बेस्ट नहीं होता। बेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। तो हैंड वॉशिंग इज ए बेस्ट मेथड, और सोप एंड वाटर की हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि उससे जो है बहुत अच्छे तरीके से जर्म्स जो है उनको ख़त्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट मेथड। जवाब लिखे दोस्तों, क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन है और ये भी जबरदस्त है। फोकल इन्फेक्शन हमेशा लोकल इन्फेक्शन होता है। किसी लोकल जगह पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, कहीं पाँव में, कहीं हाथ में, कोई लोकल इन्फेक्शन हमेशा लोकल या फोकल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। जवाब सभी को लिखना है भाई। हाँ, कोई भी जवाब देने से पीछे ना रहे। एंटीबॉडी कौन सी कोशिका से बनती है? प्लाज्मा सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट। तो देखो एंटीबॉडी का काम इनके है ही नहीं, जो ये ऑप्शन दिए हुए इन्होंने देखा ही नहीं एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी हमेशा प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा सेल के द्वारा, है ना। बी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करती है, O2 कैरी करती है, और प्लेटलेट जो है वो कोएगुलेशन में हेल्प करती है।
यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, प्लाज्मा सेल। जो एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी वो आपकी होगी प्लाज्मा सेल। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करती है और प्लेटलेट कोएगुलेशन में मदद करती है। प्लाज्मा सेल जो है वो डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है, ध्यान रखना। और ये ब्लड में आती है तो प्लाज्मा सेल कहलाती है, ब्लड में ही होती है बेसिकली, पर वो उनका रूप है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का, ऐसे। एंटीबॉडी में कितनी कड़ी होती है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, है ना, जस्ट रिमूव इट। आपको नीचे वाली लाइन ही पढ़नी है और इसको भी हटा देते हैं। अब आप जवाब लिखो। कुछ लोग तो जवाब देने भी लगे, उनको समझ आए ना आए, टिका दो जो ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, है कि नहीं है। तो थोड़ा इसको करेक्ट कर दिया अब हमने, अब जवाब लिखिएगा। हाँ कोई बात नहीं, टाइपिंग में मिक्स हो जाता है कभी कभी, हम इतने अच्छे हिंदी टाइपिस्ट थोड़ी है भाई, है कि नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश करने वाले की भी हार नहीं होती है। आप खूनी दस्त का मुख्य कारण लिखना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। और कुछ कुछ के हमें पता नहीं होता है तो दोनों वर्ड लिख रहे हैं, देखो ब्लडी डायरिया, मतलब ई कोलाई का अब हमें हिंदी नहीं आता तो हम ई कोलाई लिखते हैं। अब ई कोलाई को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप समझ लेना यार, इतना ज़्यादा भी हमसे हिंदी मत एक्सपेक्ट करना। कोशिश ये रहती है कि आपकी तैयारी मजबूत वाली होनी चाहिए, पर ई कोलाई की हिंदी हमें भी नहीं आती है। पर हाँ, ब्लडी डायरिया का मतलब खूनी दस्त है, इतना हम भी जानते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है, मोस्ट कॉमन कोज को मुख्य कारण कहते हैं, है कि नहीं है। हाँ बताओ बताओ, नींद में तीर नहीं चलाने हैं, तीर मत चलाओ, जवाब लिखो, है कि नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होता है सुबह सुबह, है, नींद में तीर नहीं चलाना, पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब लिखना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता का कारक बनेगा। एचेरेशिया कोलाई, ये हिंदी नहीं है अरे, ये फुल फॉर्म है इसकी, ये कोलाई को एचेरेशिया कोलाई कहते हैं, वो तो हिंदी कहाँ हुई इसमें, है ना, समझ लो बात को। गोनोकोकस को हिंदी में मैं लिख दूं गोनोकोकस, तो ये हिंदी थोड़ी हो गई है, ये हिंदी हो गई क्या सर, ये हिंदी है गोनोकोकस, ये हिंदी, इसको हिंदी नहीं कहते बे, है ना, ये तो इसको ऐसे लिखने का तरीका है। हिंदी मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे ब्लडी वर्ड को खूनी कहते हैं ना, डायरिया को दस्त लिखा है ना, हिंदी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे ब्लडी डायरिया लिख के ऑप्शन में मैं ब्लडी डायरिया लिखता तो हिंदी थोड़ी होती है। हिंदी इसको नहीं कहते, हिंदी कहते हैं इसका मतलब लिखा हुआ हो, अगर ये है ना, तो गोनोकोकस का मतलब लिख दो तुम लोग, है ना। हाँ बताओ 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 जल्दी बताओ। जैसे खसरा, खसरा सुना आपने, हाँ तो खसरा हिंदी है ना। जब हम किसी वैक्सीन की बात करते हैं तो उसका हिंदी खसरा है, मीजल्स, खसरे का टीका, वैसे। तो यहाँ पे आपको पूछा है ब्लडी डायरिया के बारे में पूछा है प्यारे दोस्तों। ब्लडी डायरिया जो रहता है, ब्लडी डायरिया, इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे ई कोलाई मोस्ट कॉमन कोज है किसका, यूटीआई का। वी ऑल नो यूटीआई ई कोलाई। गोनोकोकस गोनोरिया होता है, गोनोरिया। एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। प्रोटियस इन्फेक्शियस एजेंट है, जीआईटी का इन्फेक्शन करता है। और साल्मोनेला टाइफी डायरियल डिजीज है, ये क्या है, डायरियल डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी कौन सा डायरिया कराता है, ये डायरिया कराता है टाइफॉइड फीवर वाला, टाइफॉइड। और इस टाइफॉइड फीवर में जो स्टूल आएगा वो कैसा स्टूल आएगा, बताइए दोस्तों। टाइफॉइड फीवर में कैसा स्टूल आएगा, टाइफॉइड फीवर में पी सूप स्टूल, पी सूप स्टूल। कोलेरा एक बीमारी है जिसमें हमने पढ़ा था राइस वाटर स्टूल, एक बीमारी है कोलोरा, कोलेरा। कोलेरा बीमारी में तो क्या आता है, विब्रियो कोलेरी पॉजिटिव एजेंट है, और इसमें हमने पढ़ा था राइस वाटर स्टूल। लेकिन इसके अंदर टाइफाइड में क्या आएगा, पी सूप स्टूल है। और उसके अंदर अगर ब्लडी डायरिया आ जाए तो कौन कारण बनेगा इसका, ब्लडी डायरिया, डिसेंट्री जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, डायरियल डिजीज ही इसका आंसर बनेगा, क्योंकि इन तीनों का संबंध डायरिया से नहीं है। ई कोलाई यूटीआई तो करता है,
लेकिन जीआईटी में ई कोलाई जो है वो कैसा बैक्टीरिया माना जाता है? हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसमें ई कोलाई को हेल्दी फ्लोरा के रूप में काउंट किया जाता है। तो ई कोलाई को तो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि भाई वो कोलेरा कराता है ना। और ब्लडी डायरिया हो रहा तो उसको हम कोलेरा के नाम से जानते हैं, सॉरी ब्लडी डायरिया हो रहा है तो उसको हम डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डिसेंट्री। डिसेंट्री जो है ये ब्लडी डायरिया है कि नहीं है? तो ई कोलाई यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा, गोनोकोकस बन नहीं सकता, प्रोटियस नहीं बनेगा। तो इसका जवाब भी क्या रहेगा? साल्मोनेला। हालांकि इसकी वजह से एक डायरिया होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका पी सूप स्टूल। लेकिन अगर ये डायरिया परसिस्ट करे तो देर में भी ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया जिसको हम डिसेंट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्री। याद रह जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन, अस्पताल में ड्यूटी प्रारंभ करने से पहले कम से कम कितने समय तक हाथ धोने चाहिए? 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। अस्पताल में ड्यूटी करने से स्टार्ट करने से पहले कम से कम मिनिमम कितने हाथ को वॉश करना चाहिए, हैंड को? आज सब ऊपर नीचे हो रहा है, होने दो, ऊपर नीचे होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन सही होने दो। याद रखना, ये आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो कितने समय तक हैंड वॉशिंग करना चाहिए, इसका जवाब आपको लिखना है और जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितने भी 1700 बच्चे हैं सभी को जवाब लिखना है। जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है अपनी ईमानदारी से अगरबत्ती लगाएं। अपने आप को इस क्लास से तभी आप जोड़ पाएंगे जब आप इस क्लास पे विश्वास दिखाएंगे। आज का सेशन ये यहीं खत्म होगा। शाम को 4 बजे सेकंड सेशन होगा, उसमें हम मिलेंगे। शाम को 4 बजे, समय नोट कर दीजिएगा। सेकंड सेशन जो हमारा आज रहने वाला है शाम को 4 बजे। बातें वहां पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 4 PM पे सेकंड सेशन होगा। सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है तो हम आपको क्या करेंगे, अगले सेशन में बताएंगे कि इसका आंसर 5 मिनट है, 2 मिनट है, 7 मिनट है या 10 मिनट है, क्यों है, क्या होता है, कितना होता है, क्या पूछा गया था एग्जाम में, क्या जवाब माना गया था। तमाम बातें जानने के लिए जुड़े रहिए इस शानदार सेशन के साथ में। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शाम को 4 बजे अगला सेशन है और कल सुबह 6 बजे अगला सेशन रहने वाला है। आज के सेशन को देंगे यहीं पे विराम। जाने से पहले वही खास बात, किसी ने खूब कहा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा कल ठीक सुबह 6 बजे और आज ठीक शाम को 4 बजे कुछ नए धमाकेदार और शानदार क्वेश्चंस के सेशंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।